स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक चला है। पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक चला था। उसके बाद जो वीडियो बनाई है वो बनाई है वैदिक संस्कृति काल की, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चला है ना। उसके बाद ये महाजनपद काल बनाई है। मतलब कि हमने ये सारी चीज़ों को हम कैसे पढ़ रहे हैं, सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप हिस्ट्री पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। ये चीज़ें आपको एक के बाद एक पढ़ोगे तो ही समझ आएगी। ठीक है, बिल्कुल मूवी की तरह होता है। अगर आप बीच में मूवी देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको मूवी ज़रूर समझ में आएगी। हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है। पहले हमें जानना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, उसके बाद ही हम आगे वाली चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको मैप से बता देती हूँ कुछ। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति थे, है ना, हड़प्पा संस्कृति वाले थे वो मध्य एशिया से आए थे और आकर भारत के पहले इधर सिंधु घाटी नदी के पास आसपास बस गए थे। ठीक है, ये धीरे धीरे यहाँ गुजरात में बसे और उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस तरफ आए, लेकिन ये ज़्यादा अंदर नहीं आए थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति वाले। उसके बाद कौन आए थे? आर्य लोग। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति काल कहते हैं, ये आर्य आए थे। इन्होंने वेद लिखे थे इसलिए उसको वैदिक संस्कृति काल कहते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बसे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारे आए थे, है ना, झुंड में आए थे, संस्कृत बोलते थे और घुड़सवारी भी करते थे। इस वजह से ये ज़्यादा अंदर तक फैल पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? महाजनपद काल। अब महाजनपद काल वाले ये धीरे धीरे यहाँ तक फैल गए। ये है आर्य समाज वाले ही, लेकिन महाजनपद काल क्यों कहा गया ना, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किया? देखिए, आर्यों ने जंगलों को साफ करके उन्होंने खेती करने के लिए ज़मीन तैयार की। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कोई अगर कहीं जा रहा है, कहीं बस रहा है तो पहले उस जगह को साफ करेगा, वहाँ पे पहले खेती करेगा। ठीक है, वहाँ जनपद बसाए। ठीक है, अब जनपद क्या है? देखिए, जनपद का मतलब है मनुष्य के बसने का एक क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर ये मनुष्य बसते थे, है ना, जहाँ पर ये अपना घर बनाने लग जाते थे और धीरे धीरे जहाँ पर ये फैलने लग जाते थे उसको ये जनपद कहते थे। ठीक है, जैसे हमारा आज का क्षेत्र है ना, इसे ये उस टाइम जनपद कहते थे, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र का नाम हो गया। ठीक है, जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ उस आसपास के एरिया को, ये इस जगह को रामपुरा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक जनपद है, समझे आप? ठीक है, तो मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं उसे जनपद कहते थे और उसका एक नाम रख देते थे। ठीक है, इन जनपदों का नामकरण उनके स्थापना करने वाले जन या कुल थे। ठीक है, महाभारत में अनेक जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत से मिलता है। ठीक है, चलिए अब जनपदों का नाम कौन रखता था? जैसे कोई क्षेत्र है उसका नाम कौन रखेगा? कोई जन रखता है या फिर कुल। अब जन क्या है? जन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है। कोई स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, या फिर कोई एक इंसान। ठीक है, जो भी शक्तिशाली होता है, ग्रुप लीडर कह दो जिसे। ठीक है, कोई एक इंसान उसका नाम रखता था जनपद का, या फिर कुल रखते थे। कुल किसे कहते हैं? पूरा ग्रुप होता है, खानदान हो सकता है, परिवार हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे वरिष्ठ लोगों का एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, उसे कुल कहते थे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बौद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, 16 महाजनपद अंग मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य, सुरसैन, अश्मक, अवंती, चैदी, गंधार, काम्बोज आदि थे। ठीक है, मतलब टोटल कितने थे? 16 महाजनपद। ठीक है, बौद्ध के जन्म के पूर्व। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? चलिए, मतलब इनके जन्म के पूर्व क्या ये 16 महाजनपद तैयार हुए। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, ये बीच में ये नदी है। ठीक है, जो इस तरह से जो बहुत लंबी लाइन जा रही है ना, ये सब नदियाँ हैं। ठीक है, उसके आसपास ही इन लोगों ने अपने जनपद बसा के रखे थे। ठीक है, ये सब इन नदियों के आसपास ही रहते थे, क्योंकि जो मेजर जो सोर्स होता है रहने के लिए लोगों के लिए वो पानी होता है। पानी अगर अच्छा रहेगा तभी वहाँ पे खेती कर पाएंगे, वहाँ पे वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो ऐसी जगह को चूज़ करते थे जहाँ पर पानी शुद्ध मिल जाता था, है ना। तो सबसे पहले ये तो सिंधु नदी के आसपास ही रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ बस गए। बहुत सारी नदियाँ मिल गई इनको, गंगा, यमुना, यहाँ पर देखिए गोदावरी, नर्मदा, ठीक है, महानदी,
ये सारी नदियाँ इनको यहाँ पर मिल गई। चलिए इनको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं, एक एक महाजनपद को हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। जनपद आपने देख लिया है ना, जनपद किसे कहते थे, जहाँ पर ये लोग बसते थे। अब महाजनपद क्या होता है, महाजनपद उसे कहते हैं जो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना, मतलब कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं और थोड़े जो शक्तिशाली हो जाते हैं, वहाँ पर रहते रहते वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब एरिया उनका जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको ये महाजनपद कहते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्र हो गया, क्षेत्र के बाद क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा, है ना, मतलब क्षेत्र से थोड़ा बड़ा हो गया जिला, तो ये जिलों को मान लेते हैं कि ये महाजनपद कहते थे। और इनमें इनकी एक राजधानी भी होती थी। ठीक है, चलिए देखिए, अस्मक या अस्सक, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अभी मैं इसको मैप से भी बताऊंगी आपको, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अस्मक या अस्सक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। ठीक है, इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। चलिए अब मैं उसको मैप में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, मैप में इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अस्मक है, ठीक है, ये अस्मक महाजनपद ये दक्षिण साइड का है ना, मतलब देखिए ये नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर हो गया, उत्तर दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण साइड में सिर्फ ये एकमात्र ही महाजनपद था जो दो नदियों के बीच में है। ये नर्मदा नदी हो गई और ये गोदावरी नदी हो गई। ठीक है, और जो अवंती है ये भी एक तरह का महाजनपद है, इसके साथ इसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो क्या है, जो अवंती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ के राजा महाराजा अच्छे हैं, स्ट्रांग पावरफुल है, इसलिए क्या करते हैं, अस्मक को, इस महाजनपद को अपने में मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अवंती के बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। ठीक है, मालवा ये मध्य प्रदेश में आता है, यही अवंती कहलाता है। ठीक है, इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है, माहिष्मती थी। ठीक है, प्राचीन काल में यहाँ हेय वंश का शासन था। देखिए मैप में बताती हूँ मैं आपको, यह है अवंती। ठीक है, इसकी दो है, एक उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है। ठीक है, और दोनों की राजधानी अलग अलग है। ठीक है, उत्तरी की क्या बताई मैंने आपको, उज्जैनी, और दक्षिणी की क्या बताई, माहिष्मती। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ये उज्जैनी है ना। ठीक है, ये नर्मदा नदी के पास है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नर्मदा नदी है ना। चलिए मैप पे हमने देख लिया, ये सब नदियों के आसपास ही बसे थे। ठीक है, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी वहीं आसपास ही है। चलिए अब अंग के बारे में जान लेते हैं। यह मगध के पूरब था। ठीक है, मगध के कहाँ, ये पूरब वाली साइड में है, मतलब कहाँ होगा, देखिए अगर मगध यहाँ पर है, ठीक है, तो मगध के पूरब में होगा, मतलब ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, मतलब ये अगर यहाँ मगध है तो यहाँ इस पूरब में क्या है, अंग है। ठीक है, मैप में भी देख के बताऊँगी मैं आपको। वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले हैं ये। ठीक है, अभी जो बिहार में मुंगेर और भागलपुर जो जिला है उसको अंग कहते थे उस समय। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी, बताएंगे अभी आपको। चंपा उस समय भारतवर्ष के लिए प्रसिद्ध नागरियों में से थी। ठीक है, मतलब जो चंपा में जो लोग वहाँ रहते थे वो सबसे प्रसिद्ध नागरियों में से एक माने जाते थे। ठीक है, मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया तथा इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, चलिए अभी आपको यहाँ मैप में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको अंग दिख रहा होगा। ठीक है, अंग और चंपा, ये अंग की राजधानी है चंपा और यहाँ पर है मगध। मगध ये रहा मगध। ठीक है, ये मगध के पूरब में है अंग। ठीक है, अब इसके साथ इसका हमेशा क्या निरंतर होता रहता था, संघर्ष होता रहता था। और मगध एक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद में आता है। मगध हो गया, अवंती हो गई। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग जनपद में आते हैं। तो इस मगध ने क्या किया, इस अंग को हराकर अपने में मिला लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब कंबोज के बारे में पढ़ लेते हैं। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। ठीक है, अभी मैप में बताएंगे। उसके पश्चिम बदखशां प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। ठीक है, कंबोज की क्या थी, हाटक या राजापुर। ठीक है, यह भारत के बाहर स्थापित था। ठीक है, देखो कंबोज ये भारत के बाहर है।
ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ये कंबोज, ठीक है, ये भारत के बाहर है, ठीक है, कंबोज कहाँ है, भारत के बाहर स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या बताई मैंने आपको, इसकी राजधानी क्या है, हाटक या राजापुर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए काशी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। काशी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, काशी से वाराणसी वर्ड हमेशा जुड़ता रहता है, तो इसकी राजधानी आप याद रखना, काशी की है वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी थी जो वरुणा और उसी नदियों की संगम पर बसी थी, ठीक है, वरुणा और उसी नदियों की संगम पर बसी थी, ठीक है, उसी नदियों के है ये, ठीक है, के संगम पर बसी थी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था, ठीक है, मतलब उस समय वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी में आता था, ठीक है। जैन तीर्थकार पार्थनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे उस समय, ठीक है। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी, ठीक है, भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी हुआ करती थी, ठीक है। आपको दो चीज़ें इसमें मेन याद रखनी है। वैसे देखिए काशी की राजधानी आपको याद रखनी होगी, और ये तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ याद रखनी होती है कि ये मतलब इसकी खासियत क्या थी, तो क्या खासियत थी, भारतवर्ष की ये सर्वप्रधान नगरी थी, ठीक है। काशी मैप में देख लेते हैं, काशी कहाँ है, देखिए काशी यहाँ पर है, ठीक है। ये दो नदियों के संगम पर बनी हुई है, ठीक है। दो नदी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी, वरुणा और असी नदी है ना, असी नदी के संगम पर ये बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम कुरु के बारे में, ठीक है, कुरु महाजनपद के बारे में। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था उस समय, ठीक है। देखिए आधुनिक में जो हरियाणा तथा दिल्ली का जो यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश है वो उस टाइम करु कहलाता था, ठीक है। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी, ठीक है। करु की राजधानी क्या थी, एक तरफ से दिल्ली, जिसे क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ कहते थे। नेक्स्ट जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र के यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन से राजा को उल्लेख मिलता है, इक्ष्वाकु नामक राजा के, ठीक है। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरुदम जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित वर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे, ठीक है। जो कुरु के लोग थे, ठीक है, ये अच्छे लोग माने जाते थे क्योंकि इनका जो बर्ताव होता था वो बहुत ही सीधे होते थे और बहुत ही सच्चे इंसानी होते थे, इनसे लोग धर्म सीखने आते थे। चलिए ठीक है, देखिए जो धर्म के विरोधी होते हैं उसे श्रमण कहते हैं, ठीक है। होता क्या था कि जो आर्य समाज के टाइम त्रिवेदिक काल में तो सब धर्म को मानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब धर्म को नहीं मानते थे, धीरे धीरे धर्म को ख़त्म करने लग गए थे, ठीक है। चलिए कुरु अब यहाँ देख लेते हैं हम मैप में, ये है यहाँ पर कुरु और यहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ जो इसकी क्या है राजधानी है, ठीक है, जिसे अभी फ़िलहाल में क्या कहते हैं हम, आधुनिक में दिल्ली कहते हैं, ठीक है। मैप में आपने देख लिया, ये देखिए ये सब नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, है ना। चलिए कौशल के बारे में अब जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, ठीक है, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, ठीक है। द्वितीय राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। कौशल के राजा कंस को पाली ग्रंथियों में बारन सिंहों कहा गया है। उसने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था, ठीक है। काशी को जीतकर किसमें मिला लिया था, कौशल में। और कौशल देश के राजा प्रसेनजित थे, ठीक है। कौशल देश के राजा कौन थे, प्रसेनजित थे। इन्होंने क्या किया, काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया। अभी काशी के बारे में हमें पढ़ा, ठीक है, उसकी राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। तो उसको मिला के इन्होंने कौशल में मिला लिया और इसकी दो राजधानी थी कौशल की, पहली क्या थी अयोध्या थी और दूसरी क्या थी श्रावस्ती थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मैप में कौशल, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कौशल, ठीक है। और यहाँ पर ये है श्रावस्ती और यहाँ पर ये है अयोध्या, ये बिल्कुल पास पास में है, ठीक है। ये दो इसकी राजधानी बनी थी, ठीक है। राजधानी कैसे डिसाइड करते थे, जो भी ये जो राजा होते थे ये अपनी राजधानी को बदलते रहते थे, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से राजा ने कब अपनी राजधानी को किस में बदल दिया था, ठीक है। वो हम सब अभी आगे देखेंगे, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए
चलिए अब गांधार के बारे में पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग उसे गांधार कहते थे। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला थी। इस क्षेत्र के कुछ दक्षिण में स्थित है ना, मतलब इस क्षेत्र का जो कुछ भाग है वो दक्षिण में है, वो मैप से आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। आपको इसकी मेन राजधानी याद करनी है। देखिए ये गांधार है यहाँ पर और इसकी राजधानी यहाँ पर दिख रही है आपको, तक्षशिला है। ठीक है, ये भारत के बाहर है, दिख रहा है, ये भारत के मैप के बाहर है ये चीज़ें। कुछ इसका हिस्सा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है और कुछ यहाँ पर क्या है, इधर अफगानिस्तान में जा रहा है और कुछ कहाँ जा रहा है, ये कश्मीर में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये फैला हुआ था। चलिए चैदी के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका है। ठीक है, अभी जिसे बुंदेलखंड हम कह रहे हैं उस समय उसे यहाँ के लोग चैदी क्या कहते थे। ठीक है, महाजनपद काल में। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। ठीक है, शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक, इस राज्य की राजधानी क्या है? शक्तिमती। ठीक है, और वर्तमान का बुंदेलखंड कहा जाता है। चलिए मैप में देखते हैं, यहाँ पर ये है चैदी। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी या व्रज्जी, ठीक है, इसको लिच्छवी भी कहते हैं। अभी लिच्छवी में बताऊंगी आपको, वो एक तरह की कास्ट है। ठीक है, यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसे दो तरह से रीड किया जाता है, कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, कहीं पर आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसमें आज के बिहार का राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फर जिले सम्मिलित है। देखिए ये जो ज़्यादा महाजनपद कहाँ है, ये बिहार के आसपास ही है। ठीक है, यहाँ तक ये लोग बहुत ज़्यादा बसे हुए थे। यहाँ पर जो ये 7 सिस्टर है ना, ये इस तरफ ये लोग अभी यहाँ पर नहीं बसे थे और यहाँ ये दक्षिण साइड में ज़्यादा इधर नीचे की तरफ भी ये लोग नहीं आए थे, इसलिए इन्होंने यहीं पर ही अपना पूरा घेराबंदी कर रखा था और ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बसे हुए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखिए व्रज्जी या वज्जी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? वैशाली थी। देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो लिच्छवी आपको दिख रहा है ये यहीं पर ही है। ठीक है, इसकी राजधानी यहीं पे है। ठीक है, तो ये लिच्छवी क्या है? ये एक तरह की कास्ट है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। चलिए अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये राजधानी और ये बता देते हैं। वैशाली इसकी राजधानी और व्रजी ये यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्सिया वंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित था। ठीक है, ये आधुनिक नाम है इसके, प्रयागराज है ना। और पहले ये कहाँ पर था, ये बस बताने के लिए आपको कि उत्तर प्रदेश के जो प्रयाग इलाके में है वहाँ के आसपास इलाकों के ये वत्स्या वंश कहते थे। पुराणों के अनुसार राजा निच्चु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना तब की थी। ठीक है, कौन से राजा ने? निच्चु। ठीक है, निच्चु। जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ठीक, चलिए मैप में देख लेते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको वत्स, और इसकी राजधानी यहाँ पर है, ये कौशाम्बी। ठीक, चलिए यहाँ पर ये प्रयाग है। देखिए यहाँ पे ये प्रयागराज भी इसे कहते हैं, प्रयागराज। चलिए पांचाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी। जैसे अवंती की थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती थी। ठीक है, जिसकी राजधानी भी 2 है, क्या थी? एक थी उज्जैनी और दूसरी थी माहिष्मती। ठीक, इसका भी अलग अलग है। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छ छत्र और दक्षिणी पांचाल की क्या है? काम्पिल्य। ठीक है, चलिए मध्य 2 आब क्षेत्र बदायूं, फर्रुखाबाद, चुलानी, ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। ठीक है, इनके नाम थोड़े इसी तरह से टिपिकल होते हैं क्योंकि ये थोड़े संस्कृत से रिलेटेड थे ये लोग, तो इसलिए इनके नाम भी थोड़े कुछ इसी तरह से होते थे। देखिए मध्य 2 आब क्षेत्र, ठीक है, बदायूं, फर्रुखाबाद, चुलानी, ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। ठीक, चलिए पांचाल देख लेते हैं मैप में। यहाँ पर है ये पांचाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक महाजनपद था उस समय में, ठीक है। वैसे 5 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी इतना देख लेते हैं, मगध के बारे में पढ़ लेते हैं। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पे स्थित था, ठीक है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको बिहार के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। एक और बार पढ़ लेते हैं। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पे स्थित था, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी मतलब सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी राजगीर, ठीक है, जो चारों तरफ से कैसा था, पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गिरिब्रज हो गया, ठीक है, गिरिब्रज हो गया, ठीक है। इस नाम से भी ये जाना जाता था। मगध की स्थापना किसने की थी, बृहद्रथ ने की थी, और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था, ठीक है। बृहद्रथ के बाद कौन बना, जरासंध बना, ठीक है। ये इस तरह से अभी आपको और आगे बता देंगे डिटेल में। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीटक कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है, कीकट, ठीक। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र सभी महाजनपद पदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। इस पर हयक नंद मौर्य आदि के शासन थे, ठीक है। मतलब इस पे देखना आप, बहुत सारे जो बहुत ही महान जो वंश निकले हैं वो आधे से ज़्यादा मगध से ही निकले हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर और वह मगध का प्राप्ति शासक बना, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले कौन था, धनानंद था, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी हम मैप में देख लेते हैं। मगध कहाँ है, मगध यहाँ पर है, ये मगध, ठीक है। देखिए आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको बिहार के आसपास ही दिख जाएंगी। चलिए, मत्स्य या मच्छ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, ठीक है। मत्स्य या मच्छ के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर थी, और ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र को कहते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं मैप में, यहाँ पर है ये मत्स्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह भी एक गणसंघ था, ठीक है। अब गणसंघ मैं आपको बताऊंगी गणसंघ का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा अलग हो जाता है, और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान कुशीनगर है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पव थी, जो वर्तमान फाजिल नगर है। देखिए गणसंघ क्या होता है अभी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अब थोड़ा बता देते हैं। ये जो अभी हमने मगध पढ़ा, ठीक है, मगध के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो वहाँ का एक राजा था जो उसको चलाता था, ठीक है। कौन थे ये, जैसे बृहद्रथ हो गए, फिर उसके बाद जरासंध हो गए, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आए, है ना, उससे पहले धनानंद थे। इस तरह के राजा हुआ करते थे इन महाजनपद में। लेकिन जो मल वाला है, ठीक है, इस तरह के और भी हैं, अभी बताएंगे आपको। ये सब गणसंघ थे। गणसंघ मतलब गणसंघ, संघ मतलब एक तरह का ग्रुप होता है, और गण मतलब गणतंत्र, समझ रहे आप। मतलब कि यहाँ पर कोई राजा शासक नहीं करता था, यहाँ की जनता शासक करती थी, ठीक है, जनता करती थी, और कोई एक शासक नहीं करता था यहाँ पर, मतलब पूरी जनता का ही अधिकार होता था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैप में आपको बता देते हैं, ये यहाँ पर है मल, ठीक है। ये गण संघ था, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए सूरसेन या सूरसेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे सूरसेन या सुरसेन भी कहते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है।
पहला हरिद्वार जो गंगा नदी पर है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती नदी पर है, उज्जैन शिप्रा नदी पर है, नासिक गोदावरी नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर ये कुंभ के मेले बनते हैं, लगते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। चलिए, सूरसेन की राजधानी क्या पढ़ ली हमने? मथुरा पढ़ ली है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का क्या था? राजा था। ठीक, चलिए देख लेते हैं मैप में कहाँ है सूरसेन। यहाँ पर दिख रहा है आपको सूरसेन, और यहाँ पर है ये इसकी राजधानी मथुरा। ठीक है, चलिए हमने ये पढ़ लिया पूरे 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, डिटेल में समझ लिया, मैप में भी सब समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब और आज आगे हम डिटेल में समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनको अच्छी तरह से डिटेल में। चलिए, अवंती महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? महिष्मती। ठीक है, जिसे माधनता भी कहते हैं। चैदी आधुनिक बुंदेलखंड है, जिसकी राजधानी क्या है? शुक्तिमती थी। ठीक है, बड़े एवं शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता था। इनके कुछ छोटे जनपद होते थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो शक्तिशाली जो जनपद होते थे उनको क्या बोल देते थे? महाजनपद कह देते थे। ठीक है, और इनके कुछ छोटे जनपद भी होते थे, जैसे क्षेत्र हो गया, क्षेत्र का फिर जिला हो गया। तो अब जिले में भी तो कुछ क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमने क्षेत्र को जनपद कह दिया है और जिले को क्या कह दिया है? महाजनपद कह दिया है। ठीक है, तो इनके कुछ जनपद हो गए। क्षेत्र जो जिला जो बना है वो बहुत सारे क्षेत्रों को मिलके बना है। ठीक है, चलिए, आज के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवंती एवं चेदी जनपद थे। उस समय के 4 शक्तिशाली महाजनपद में से एक जनपद अवंती था, जो मध्य प्रदेश में था। यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो 4 थे। ठीक है, एक अवंती हो गया, और वहाँ का राजा कौन है? चंड प्रद्योत। उनकी बेटी वासवदत्ता की थी, जिसका विवाह काशी के राजा उदयन से हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? काशी के राजा उदयन से हुआ था। आज भी उदयन वासवदत्ता की कहानी प्रचलित थी। चलिए, इसी काल में बहुत से ऐसे राज्य थे जहां वंशगत राजा नहीं थे। ठीक है, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो क्या होगा? जो हकदार होगा। ठीक है, मतलब कि वंश से नहीं चलते थे, ऐसे बहुत सारे राज्य थे। राज्य मतलब वही महाजनपद थे जहाँ पर राजा का बेटा ही नहीं राजा बन रहा था, वहाँ पर जो शक्तिशाली जो होता था उसको भी बना दिया जाता था। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, इन राज्यों को गणसंघ कहा जाता था। ठीक है, मैंने गणसंघ आपको बताया कि वहाँ पर क्या होता था, कोई एक राजा का अधिकार नहीं होता था, मतलब कोई राजा वहाँ पे राज नहीं करता था, वहाँ पे पूरी जनता राज किया करती थी, है ना। गणसंघों में जनपदों व महाजनपदों के तरह राजा या सम्राट का पद वंशागत नहीं होता था। यहाँ राज्य के राजा को जनता चुनती थी। ठीक है, इन गण संघों में कुछ थे मिथिला के वज्जी। ठीक है, जो वज्जी है वो भी था, शाक्य भी था और मल था। ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य और पावा के मल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये वज्जी थे, वो भी गण संघों में आता था। शाक्य जिसके बारे में हमने पढ़ा वो भी गण संघों में आता था, और मल भी किस में आता है? गण संघों में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए, विभिन्न जनपदों, महाजनपदों तथा गण संघों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध था। मतलब ये जितने भी जनपद है, महाजनपद है, और ये जो गण संघ वाले हैं, ठीक है, गण संघ वाले कौन? मतलब कि यहाँ पर वंश से राजा नहीं चुने जाते हैं, जनता ही राज करती है। ठीक है, लोगों के बीच क्या था? वैवाहिक संबंध था। मतलब ये ना शादी कर लिया करते थे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते थे। वैवाहिक संबंधों के बाद भी इन जनपदों, महाजनपद एवं गण संघों के बीच साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध होते रहते थे। ठीक है, व्यवहार तो ये बना लेते थे शादी करके, लेकिन फिर भी अपने एरिया को बड़ा करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये लोग आपस में लड़ा करते थे। ठीक है, धीरे धीरे 16 महाजनपदों में से 4 शक्तिशाली महाजनपद बने। 16 तो थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि सिर्फ 4 ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, है ना। ये कौन कौन से थे? अवंती, मगध, कौशल, वत्स। ठीक है, ये 4 थे। अपनी शक्ति बढ़ाने और सीमाओं का विस्तार करने के लिए मगध सदैव युद्धरत रहा। मतलब जो ये मगध है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वंश यहीं से निकले हैं। ये क्या करता था, हमेशा अपने जो राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था। परिणाम स्वरूप वह सभी जनपदों तथा महाजनपदों में सर्वशक्तिमान बन गया। ठीक है, इसी कारण वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी बन गया, क्योंकि हमेशा वो लड़ाई के लिए तैयार रहता था। अब हम मगध के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 430 ईस्वी पूर्व तक हुआ। ठीक है, ईस्वी पूर्व मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ। ईस्वी पूर्व मतलब ईसा भगवान जो है ना, क्रिश्चियन लोगों के जो गॉड हैं, ठीक है, उनके जन्म के पूर्व पहले, है ना, उनके जन्म के पहले ये जो सन है उनको हम ईस्वी पूर्व में मानते हैं। और ये कैसे चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब 544 के बाद इनका जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 543 आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 542। ठीक है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। और अभी हमारा कैसे चलता है करंट में, अभी 2020 है, उसके बाद क्या आएगा, 21 आएगा, 22, 23, इस तरह से चलता है। ठीक है, चलिए अब रीड कर लेते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाजनपद था, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, 16 महाजनपदों में मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था। मगध को एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित करने का पहला चरण हयक वंश के राजा बिंबिसार के नेतृत्व में पूरा हुआ। ठीक है, हयक वंश के राजा कौन, बिंबिसार के नेतृत्व में पूरा हुआ। ठीक है, उसने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, है ना, हमने ये पढ़ लिया है कि इसने क्या किया था, अंग को जीतकर, जिसकी राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक है, इसको जीतकर इसने क्या किया, अपने मगध में मिला लिया था। किसने किया था ये काम, बिंबिसार ने किया था। ठीक है, हयक वंश का था ये, है ना। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अन्य राजाओं में मधुर संबंध बनाए थे। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया, बहुत सारी शादियाँ की। ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने अन्य राज्य के जो राजा थे, जो भी वहाँ के लोग थे, उनसे उन्होंने अच्छे रिश्ते बना लिए। इसके अंतर्गत कौशल, वैशाली तथा मद्रकुल पंजाब एक राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कौशल, वैशाली, मुंद्रकुल जिसे पंजाब का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने क्या किया, राजनीतिक प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से बढ़ा लिया। वह अवंती महाजनपद को नहीं जीत सका। ठीक है, क्योंकि वहाँ का राजा कौन था, मैंने बताया ना, चंड प्रद्योत था, और अवंती एक खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महाजनपद था। तो मगध ने क्या, मगध अवंती को जीत नहीं सका। ठीक है, कौन था वहाँ का राजा, बिंबिसार, उन्होंने क्या किया, अवंती को नहीं जीत सके, तो उन्होंने क्या किया, तो उसने वहाँ के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली और मगध को ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। मतलब अब जीत तो नहीं सका, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता अपना लिया कि वहाँ से उन्होंने उसके राजा से क्या कर ली, दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के बाद फिर उन्होंने अपने राज्य को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी राजधानी राजगीर थी। ठीक है, राजगीर थी, और उसे क्या कह रहे थे, व्रज भी कहते थे। क्यों, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक है, गिरव्रज भी कहते थे। क्यों, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक है, जीविक इसका राजवेद था। चलिए अब आगे पढ़िए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, कड़ी से कड़ी हम जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं, एक मूवी की तरह आप इसको समझिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखिए, अब जो बिंबिसार उन्होंने क्या किया कि अवंती को तो नहीं जीत पाए, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के राजा चंड प्रद्योत से इन्होंने क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली और अपने राज्य को स्ट्रांग बना दिया। लेकिन देखिए अब इनके साथ आगे क्या हुआ, अपने पिता बिंबिसार का वध करके अजात शत्रु ने मगध का सिंहासन संभाला। मतलब जो बिंबिसार थे, उनका जो बेटा है अजात शत्रु, इन्होंने क्या किया, अजात शत्रु ने अपने बेटे को अपने पापा को मार दिया, है ना। बिंबिसार इनके पिता थे, इनको मार कर इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को इन्होंने हड़पा। ठीक है, मतलब कि इन्होंने अपने पापा को भी मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मगध का सिंहासन चाहिए था, है ना। और उसके बाद सुनो, जैसे करनी वैसे घर भरनी, अजात शत्रु भी फिर अपने बेटे द्वारा मारा गया, वो आगे बताएंगे अभी आपको। अजात शत्रु ने शासन विस्तार में आक्रामक नीति से काम लिया। उसने पिता की रिश्तेदारी का भी कोई लिहाज न रखा। उसने युद्धों के दौरान नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया। जब ये बिंबिसार से जब ये युद्ध कर रहा था, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया, नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया था।
उसकी सेना के पास पत्थर फेंकने वाला महाशिलाकंटक, ठीक है, एक यंत्र था। इसका नाम है ये, ठीक है, जो पत्थर फेंकने का काम करता है, एक यंत्र है, ठीक है, लड़ाई में यूज़ करते हैं। उसका क्या नाम है? महाशिलाकंटक, है ना, एक तरह का ये यंत्र था। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, ठीक है। इससे युद्ध में लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस यंत्र को रथ मुसल कहा जाता था, ठीक है। देखिए, एक ऐसा उनके पास रथ भी था जिसमें गदा जैसा हथियार था, है ना। बाहुबली मूवी में देखा होगा आपने, थोड़े अलग तरह के वो कैसे यूज़ करते थे अपनी लड़ाई के टाइम, सेना के साथ कैसे रथ यूज़ करते थे, इस तरह के उस समय भी उनके पास थे, ठीक है। किसके पास थे? अजातशत्रु के पास। इन्होंने ये महाशिलाकंटक और रथ मुसल का कब यूज़ किया था? अपने पिता को मारने के लिए यूज़ किया था, है ना। चलिए, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन आपको बता दिया है कौन है, अभी हमने आगे पढ़ लिया था, अभी और पढ़ लेते हैं। इसके काल में मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला था, ठीक है। इसके काल में, ठीक है, अजातशत्रु के काल में मगध का साम्राज्य उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये क्या करते थे? अपनी राजधानी को बदलते रहते थे, ठीक है। अब इन्होंने अपनी राजधानी बदल ली, ठीक है। इस ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं कि किस राजा ने कब अपनी राजधानी को बदला। चलिए आगे पढ़ते हैं। मगध के सम्राटों का सबसे बड़ा शत्रु अवंती महाजनपद था, है ना, क्योंकि देखो यहाँ अवंती को तो जीत नहीं पाए थे बिंबिसार, है ना। उस टाइम बिंबिसार के साथ कौन राजा थे अवंती के? चंड प्रद्योत, ठीक है, याद रखना होगा आपको। उसके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली। अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, ठीक है। उज्जैन कहाँ पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के पास बसा है, ठीक है। नर्मदा से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नर्मदा वो थोड़ा वहीं आसपास ही है, लेकिन उज्जैन मेन कहाँ है? शिप्रा नदी के पास पर बसा हुआ है, ठीक है। उदयन और अवंती राज्य के बीच भी संघर्ष चला, परंतु अवंती महाजनपद की स्वतंत्रता बनी रही, ठीक है। अब उदयन, अजातशत्रु के बाद कौन आ गए थे? उदयन आ गए थे, ठीक है। उन्होंने गद्दी संभाल ली थी मगध की, है ना। देखिए, ये जो अजातशत्रु है उनके बाद किन्होंने गद्दी संभाली? उदयन ने गद्दी संभाली, ठीक है। और उदयन ने भी अवंती को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये अवंती को नहीं जीत पाए। मतलब ये 3 पीढ़ी आ चुकी थी, ये तीनों अवंती को कभी भी हरा नहीं पाए, ठीक है। बाद में शिशु नागवंश के राजाओं ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद एक और पीढ़ी आई शिशु नागवंश की। इन्होंने क्या किया कि अवंती को जीतकर अपने मगध में मिला लिया, ठीक है। चलिए और पढ़ लेते हैं। मगध साम्राज्य के विस्तार एवं उन्नति के निम्न कारण, मतलब ये इतना ज़्यादा विस्तार क्यों था, इतनी इसकी उन्नति क्यों हुई थी, इसके कुछ कारण होंगे, वही अब हम पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी, ठीक, उपजाऊ थी मतलब कि अच्छी फसल पैदा होती थी, जिसमें फसलों का अधिक उत्पादन होता था, ठीक है। अगर फसल का अच्छा उत्पादन होगा तो लोग वहाँ को छोड़ के जाएंगे नहीं, उसको और अच्छा बड़ा इलाका बनाएंगे, ठीक है। लोग क्यों छोड़ के चले जाते थे उस समय जगहों को? इसलिए है क्योंकि जो ज़मीन होती थी वो अनाज अच्छा नहीं पैदा करके देती थी, तो वो वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, है ना। चलिए, मगध क्षेत्र में अत्यधिक लोहे के भंडारों के कारण मगध की सेना ने उन्नत हथियार और औजारों का प्रयोग किया। देखिए, ये जो काल है जिसके हम बारे में पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल, ठीक है, इसे लोहे का काल भी कहा जाता है। मतलब कि इस समय लोहे का आविष्कार हुआ था। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के टाइम किसका आविष्कार हुआ था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वैसे मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आए थे वैदिक संस्कृति काल वाले आए थे, फिर उन्होंने किस धातु का किया था, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे किया था लोहे का, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं किया था। लेकिन महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार अच्छे से कर चुके थे। लेकिन अब आपको कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों ने किस एलिमेंट का आविष्कार किया था, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है पहले वाली वीडियो में। चलिए
इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि देखिए मगध क्षेत्र में लोहे के भंडार मिले थे। अब जब लोहे के भंडार मिले हैं तो ये अच्छी तरह से अपने जो हथियार यूज़ करते थे सेना में उसका बना सकते थे। ये बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे लोहे से, अच्छी तलवारें बना लेते थे, जो भी ये टूल वगैरह यूज़ करते थे लड़ाई के लिए, रथ वगैरह बना लेते थे अच्छी तरह से। ठीक है, गंगा नदी में नौकाओं से व्यापार होता था, अंततः बंदरगाह से व्यापारी काफ़ी दूर दूर तक जाते थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे, गंगा नदी पे क्या करते थे, नौकाओं का यूज करते थे। ठीक है, नौकाओं क्या होती है, बोट। ठीक है, नाव का यूज़ करते थे और वहाँ से वो व्यापार भी करते थे, इसलिए ये मगध साम्राज्य भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ। मगध सम्राटों की दोनों राजधानी राजगीर तथा पाटलिपुत्र मगध सम्राटों की दोनों राजधानियां राजगीर तथा पाटलिपुत्र अत्यधिक सुरक्षित थी। ठीक है, इन्होंने दो राजधानी की थी। देखिए उदयन ने किसको, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था, और राजगीर है ना, राजगीर बिंबिसार और कौन उनके जो बेटे थे अजातशत्रु, उन्होंने राजगीर को ही अपनी राजधानी बना के रखा था। लेकिन पाटलिपुत्र किसने बना ली थी, उदयन ने अपनी राजधानी इसको चेंज कर लिया था, है ना। तो ये दोनों क्या थे, सुरक्षित थे, इसलिए इन्होंने इसको राजधानी बना के रखी थी। मगध की सेना के पास नए युद्ध यंत्र थे जो अन्य सेनाओं के पास नहीं थे। ठीक है, इनको लोहा मिल गया तो इन्होंने लोहे से क्या किया, अलग अलग तरह से युद्ध के यंत्र तैयार कर लिए। ठीक है, जो दूसरी सेनाओं के पास नहीं थे, इसलिए ये दूसरी सेना को आराम से पराजित कर देते थे। मगध सम्राटों के पास हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी। पुराने ज़माने में गज सेना को महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, हाथियों की जिसके पास सेना होती है उसको गज सेना कहते हैं। ठीक है, हाथियों की सेना को क्या कहते हैं, गज सेना। और जिसके पास हाथियों की सेना ज़्यादा होती थी उसको ही सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लोहे के भंडार अच्छे मिल गए, वो नदी से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे मगध, और इन्होंने अपनी दो राजधानियाँ बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित थी, एक राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र। और इन्होंने नए नए यंत्र बनाने शुरू कर दिए थे लड़ाई में यूज़ करने के लिए, और इनके पास हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी, इसलिए इनका विस्तार भी अच्छा हुआ और उन्नति भी बहुत हुई, किसकी, मगध की, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। शिशुनाग वंश के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि शिशुनाग वंश ने ही अवंती को जीतकर अपने में मिला लिया था। देखिए, शिशुनाग काशी प्रदेश का शासक था ये। ठीक है, पहले ये कहाँ था, ये काशी प्रदेश का शासक हुआ करता था। काशी की क्या है राजधानी, वाराणसी। ठीक है, उसने उदयन के पुत्र नागदासक को सिंहासन से हटाकर अपने वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब इसने क्या किया था, शिशुनाग वंश ने क्या किया कि इसने जो उदयन बैठा था, अजातशत्रु के बाद जो उदयन बैठा था उसके पुत्र नागदासक को हटाकर, सिंहासन से हटाकर वो उसने अपने खुद के वंश की वहाँ पर स्थापना कर दी, और उसने क्या किया, वैशाली को अपनी राजधानी फिर बनाया। ठीक है, नागवंश ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और मगध के सिंहासन पर उदयन को हटाकर उदयन के बेटे को हटाकर अपने वंश की स्थापना की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी अवंती, उज्जैन के शासक को पराजित करने में। ठीक है, क्योंकि अवंती को कोई भी हरा नहीं पाया था, इसलिए शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धता यही थी कि उसने अवंती के राजा को हराया था। उज्जैन पर कब्जा करने में मगध को लगभग 100 साल का समय लगा। अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में मिल गया। ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा समय लगा इसको मिलाने में। चलिए, अब नंद वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 363 से लेकर 342 ईस्वी पूर्व के बीच की ये बात है। ठीक है, नंद वंश। चलिए, नंद वंश का संस्थापक कौन है, नंद या फिर नंदीवर्धन। क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन वंश के ऊपर, कि पहला इनका संस्थापक कौन है और दूसरा कि अंतिम शासक इस वंश का कौन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक मतलब कि इस वंश को किसने स्टार्ट किया। ठीक है, किसने किया, नंद या फिर नंदीवर्धन ने। पुराणों में इसे उग्रसेन भी कहा गया है। वह बड़ा साहसी और प्रसिद्ध महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सम्राट था। उसने मगध साम्राज्य का खूब विस्तार किया। ठीक
ठीक है। नंदवंश ने मगध साम्राज्य का खूब विस्तार किया। ठीक है। धनराशि होने के कारण उसे महापद्म नंद भी कहते थे। ठीक है, महापद्म नंद भी कहते थे धनराशि होने के कारण। चलिए, नंदवंश के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। देखिए, शिशुनाग के बाद कौन आया था? नंदवंश आया था। ठीक है, मगध साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। सिकंदर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सिकंदर मकदूनिया ग्रीस का राजा था। ठीक है, सिकंदर कहाँ था? ये ग्रीस का एक राजा था। ये चाहता था कि ये पूरी दुनिया पर राज करे। ठीक है, इसकी सोच ये थी। अब देखिए, वह विश्व विजय करना चाहता था। पश्चिमोत्तर सीमा से सिंधु नदी पार करके उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, देखिए, ये विश्व को जीतना चाहता था। इसने क्या किया? भारत में आने से पहले सिंधु नदी को पार किया और वहाँ पर भारत पर आक्रमण किया। कब? 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पंजाब के कुछ भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, भारत में आने का जो एक रास्ता था वो सिंधु नदी पार कर आने का ही हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो सिंधु नदी को पार करने पर मिलता है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के कुछ हिस्सों को इसने जीत लिया था सिकंदर ने। किंतु मगध के सम्राट की शक्ति के विषय में सुनकर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, और उस समय मगध के सम्राट कौन था? मगध का सम्राट वो था नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके पास बहुत सारी धनराशि भी थी और एक ऐसा था प्रसिद्ध महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सम्राट हुआ करता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साहसी भी था ये, साहसी। चलिए, लेकिन देखिए, अब सिकंदर जीतना तो चाहता था पूरी दुनिया को, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पंजाब को जीत सका। उसके बाद ये मगध तक नहीं पहुँच पाया सिकंदर, क्योंकि ये डर गया। किससे? ये जो नंदवंश है, इसकी सेना के बारे में सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट गया। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के तट से सिकंदर वापस लौट गया? व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट गया। जिन क्षेत्रों को उसने जीता था वहाँ के प्रशासन के लिए उसने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। अब वो भारत में जो जो हिस्सों को जीत कर गया वहाँ पर उसने अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। ठीक है, आपको बता देते हैं कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? उसके ठीक 3 साल बाद हो गई थी। 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में। देखो, इन्होंने भारत पे आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में क्या था और इनकी मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके ठीक 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, अब इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, उसके बाद क्या हुआ? इस घटना के कारण भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया, परस्पर व्यापार भी बढ़ गया। सिकंदर के साथ आए यात्रियों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन किया था। ठीक है, उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित वर्णन किया, जिससे हमें बाद की घटनाओं को भारतीय कालक्रम को निश्चित आधार पर तैयार करने में सहायता मिलती है। मतलब जो इनके साथ जो इतने यात्री आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? सिकंदर के साथ जो भी यात्री आए थे, इन्होंने क्या किया कि जो सिकंदर के जो भी काम थे, इन्होंने जो भी अपने काम कर रखे थे, है ना, उन सबको इन्होंने क्या डेट वाइज लिख रखा था। ठीक है, जिसको पढ़ने में आसानी हुई लोगों को और पता चला कि सिकंदर कैसा था। ठीक है, नंद की विशाल सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार थे। ठीक है, ये जो नंदवंश था जिससे सिकंदर देख के डर गया था, है ना, उनकी सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार थे। सैनिक कितने थे? घुड़सवार सैनिक थे, सॉरी, है ना। देखिए, 20,000 घुड़सवार सैनिक थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2,000 रथ थे और लगभग 4,000 हाथी थे। भारी संख्या में हाथी रखने के कारण ही मगध के राजा अधिक शक्तिशाली माने जाते थे, है ना। मैंने बताया आपको, जिसके पास ज़्यादा हाथी होते थे उसको ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, ठीक है, देखिए,
अंतिम कौन है? घनानंद है, ठीक है, का वध करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। अभी चंद्रगुप्त आए थे धनानंद के बाद, ठीक है। एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। सबसे पहले आए बिंबिसार, बिंबिसार को मारकर उनके बेटे बैठ गए अजातशत्रु, और अजातशत्रु को भी मार के उनके बाद कौन आया? जो उदयन थे उनके साथ क्या रिलेशन था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अजातशत्रु और उदयन के बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है। अब उनको हटा के उदयन बैठ गया, और फिर उदयन को हटाकर उदयन के जो बेटे थे उसको हटाकर फिर कौन आए थे? हमने सारी चीज़ें कड़ी से कड़ी पढ़ी है, ठीक है। उनके बाद कौन आए थे? शिशुनाग आए थे, और शिशुनाग के बाद देखिए उदयन जो थे उसके पुत्र जो थे नागदासक, है ना, इसको हटाकर शिशुनाग ने अपना वंश रखा था। और शिशुनाग के जाने के बाद कौन आए थे? नंदवंश आए थे, और फिर नंदवंश के भी जाने के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आया था, ठीक है। इस तरह से कड़ी जुड़ रही है। इसके बाद कौन आया था? चलिए अब कुछ क्वेश्चन और आंसर को हम टिक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उदयन, ठीक है। उदयन ने क्या किया था कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। बताया ना, इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र कर लिया था, ठीक है। चलिए 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इन ऑप्शन में से? वो है बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। देखिए इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। इसके ठीक 3 साल बाद, ठीक है, ठीक 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है। कहाँ हुई? बेबीलोन में डेथ हो गई। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? पॉटरी क्या? ये एक तरह के बर्तन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। मतलब कि किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे जिससे पता चले कि द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है, ठीक है। पहला नगरीकरण किसे कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति को कहते हैं। और दूसरा जिसे कहते थे ये, तो किस तरह से पता चला कि ये दूसरा शहरीकरण है या नगरीकरण है? क्योंकि उस समय काले पॉलिशकृत बर्तनों का यूज़ करते थे, ठीक है। मतलब काले रंग के थे लेकिन बिल्कुल पॉलिश्ड दिखते थे, ठीक है। चलो, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ठीक, क्या कहते थे? भोजक, ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक या फिर ग्राम भोजक। देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको ध्यान से आप सुन लेना, है ना, समझ लेना। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम बहुत बार बताया है, और आप मुझे इसका ये भी बताइएगा कि कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है। बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार कमेंट करके आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था? अभी आपको बताया था, ठीक है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्नंद, ठीक है। ये महापद्नंद जो थे ये नंदवंश के संस्थापक थे। और अंतिम कौन थे? वो थे घननंद, ठीक है। अंतिम कौन थे? घननंद थे। चलिए नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? काफ़ी बार बताया है, वो थी ग्रीवरज, राजगृह भी जिसे कहते थे, ठीक है। उसको फिर पाटलिपुत्र भी कर लिया गया था, है ना। किसने किया था पाटलिपुत्र? उदयन ने कर लिया था पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए ग्रीवरज राजगृह, ठीक है, सबसे पहली राजधानी यही थी। फिर पूछा जाता है कि द्वितीय कौन सी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा, अभी देखना आप। चलिए वन लाइनर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी बताया आपको, वो था घननंद। चलिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने बना लिया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया था? वो अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। जो अजातशत्रु था ना, इन्होंने अपने पापा को मारा था, बिंबिसार को मारा था, और खुद भी अपने बेटे के द्वारा मारे गए थे। देखिए अब अजातशत्रु ने क्या किया, ये जो काशी और लिच्छवी है ना, उसको भी मगध में मिला लिया था और मगध को और ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया। अब मगध में जितने महाजनपद मिलते जाएंगे, है ना, हार कर वो मिलाता जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा मगध स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए,
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ? ठीक है, किस शासक द्वारा, देखिए काफ़ी बार रिपीट किया है मैंने इसको, क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की है ना, की राजधानी, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, किस शासन ने किया था? किस शासन ने किया था? वो किया था उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था, है ना। चलिए, और इन्होंने पाटलिपुत्र का भी क्या किया है, पाटलिपुत्र को इन्होंने बनाया भी है। ठीक है, 2 नदियों के संगम पर बनाया है, बता चुके हैं आपको। चलिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? आपको बताया है पहले भी। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखिए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महाभारत में कुछ जनपदों के बारे में मिलता है, लेकिन इसकी सूची कहाँ उपलब्ध है 16 महाजनपदों की? वो है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। लेकिन कुछ कुछ महाजनपदों के बारे में, जैसे चेदी हो गया, ठीक है, उसके बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए महाभारत करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 16 महाजनपदों के बारे में पूछा है, तो वो है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? घनंद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? घनंद। जो ये घनंद है, ठीक है, ये सबसे लास्ट थे, नंदवंश के सबसे लास्ट थे, है ना। और महापदनंद क्या है? नंदवंश के संस्थापक है। और अंतिम शासक कौन थे? घनंद थे। अब जो ये घनंद थे, ये सिकंदर महान के समकालीन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है घनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ठीक, क्वेश्चन क्या है अपना? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। ठीक है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहले क्या दे रखा है? भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, इसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, या फिर तीसरा, उसे देशद्रोही भारत शासकों का सहयोग मिला, या फिर चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? क्या पूछा है आपसे? देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं इनमें से? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बी वाला। ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन ये सही है। वो भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। बस ये मगध को नहीं जीत पाया था, बाकी ये भारत में बहुत सारे हिस्सों को जीतकर जा चुका था। चलिए नेक्स्ट। अभिलेख्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? कलिंग में। ठीक है, नंदवंश के राजा ने के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? वो भी कलिंग में। चलिए नेक्स्ट। पहला ईरानी शासक, क्या क्वेश्चन है अपना? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, कौन सा था पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? वो थे डेरियस। ठीक है, कौन थे? डेरियस। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, कौन कौन थे? आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अजातशत्रु थे, क्या बिंबिसार था, या फिर प्रसेनजीत था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और तीसरा, मतलब कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ठीक है, उत्तर भारत
ठीक है। उत्तर भारत में किसका राज था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नंदवंश। ठीक है, उस टाइम कौन था? नंदवंश था। मौर्य वंश उस टाइम नहीं आए थे, शुंग के टाइम भी नहीं किया था, कण्व के टाइम भी नहीं किया था, उस टाइम कौन था? नंदवंश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, कौन सा था वो? मगध था। ठीक है, बताया ना आपको 6वीं ईसवी सदी में ये मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। चलिए नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पिता को भी मार दिया लेकिन खुद भी अपने बेटे द्वारा मारा गया था? कौन था वो? कितनी बार बताया आपको? चलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और खुद अपने बेटे द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी मैंने आपको बताया है, लिच्छवी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक और बार समझ लीजिए। ये विश्व का पहला गणतंत्र था। ठीक है, पहला गणतंत्र था लिच्छवी। ठीक है, जो वैशाली में है। ठीक है, वैशाली एक तरह की क्या है? राजधानी है। ठीक है, लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिला है? सीरियल वाइज वो मिला है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? ये था राजस्थान में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? राजस्थान। देखिए ये हमने यहाँ पर 24 क्वेश्चन किए हैं, मैंने यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन प्लस कर लिए हैं जो हमने मैप के द्वारा भी समझ लिए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको पूरा मगध का और शिशुनाग और ये सारी चीज़ें जो डिटेल में डिस्कस की है उनमें पूरे 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से आने की संभावना है। तो इस तरह से हमने टोटल पूरे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लिया है। लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से हमने यहाँ पर अभी सिर्फ 24 क्वेश्चन को कवर किया है, लेकिन हमने इस तरह से पूरे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।